नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो आज का टॉपिक है इंडोनेशिया के समुद्री क्षेत्र में चीन का हस्तक्षेप। एग्जैक्टली ये आएगा कहाँ पे? देखिए, पीसीएस मेंस में सामान्य धन के सेकंड पार्ट में आएगा और यूपीएससी की भी बात करें तो सिमिलर है। आपका पीसीएस और यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है वो पूरी तरह से सिमिलर है। तो सेकंड जो पेपर होता है उसमें आपका इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, मेंस में क्या पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, उन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो में। सबसे पहले तो बात करेंगे ये अभी चर्चा में क्यों आया। देखिए, हाल के वर्षों में दक्षिणी चीन सागर में स्थित अन्य देशों की समुद्री सीमा में आपका चीनी जो मछुआरे हैं और जो तटरक्षक हैं उनकी गतिविधियों में वृद्धि हुई है और चीन का जो बढ़ता हुआ हस्तक्षेप है इस क्षेत्र में मछुआरों के साथ साथ देश की जो संप्रभु सरकारें हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो अगर हम लोग बात करें पिछले कुछ वर्षों की, तो पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में विकास के साथ ही चीन ने जो अपनी सैन्य शक्ति है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि की है और इसके प्रयोग से वह क्षेत्र अपनी सीमा के विस्तार के लिए करता रहा है। फरवरी 2020 की बात है। चीनी तटरक्षकों के सहयोग से चीन के मछुआरों ने इंडोनेशिया के नातुना सागर क्षेत्र में प्रवेश किया और जिसका कारण रहा है स्थानीय मछुआरों को पीछे हटना पड़ा। हालांकि चीन जो है वो स्वयं नातुना सागर क्षेत्र पर इंडोनेशिया के अधिकार को स्वीकार करता है, लेकिन चीनी जो विदेश मंत्रालय है इसने ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड बताता है। तो इंडोनेशिया की जो समुद्री सीमा है उस पर प्रवेश कर चीन के मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन तो करते हैं, साथ ही चीनी मछुआरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो स्टील उपकरण है वो आपका समुद्री जैव प्रणाली को भी नष्ट कर देते हैं। तो कुल मिला के चीन जो है कहीं ना कहीं इंडोनेशिया को परेशान कर रहा है। अब इंडोनेशिया की क्या प्रतिक्रिया रही है, क्या रिएक्शन रहा है इस चीज पर? बात है जनवरी 2020 की, नातुना द्वीप समूह की यात्रा के दौरान। देखिए, एक चीज इसके बीच में ही पहले मैं आपको बता दूं, आपसे जो ज्योग्राफी के पोर्शन में अपडेट हो सकता है क्वेश्चन प्रीलिम्स में, वो नातुना द्वीप समूह हो सकता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा है कि द्वीप समूह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ये द्वीप समूह कहां पे स्थित है। तो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में नातुना द्वीप समूह कहां स्थित है ऑप्शन में आ सकता है। कभी कभी मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो आगे जब आप लेक्चर्स देखते रहेंगे नेक्सस जीएस के, तो वहां पे हर एक लेक्चर में ये बताया जाता है कि कौन सी चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जो नातुना द्वीप समूह है वो क्यों महत्वपूर्ण है आप लोगों को समझ में आ गया और होपफुली शायद आप लोगों ने इस चीज को नहीं सुना होगा या फिर ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज पे, लेकिन बाद में ये एग्जामिनेशन पर कितना इंपैक्ट डालता है ये आपको पता चल जाएगा। तो नातुना द्वीप समूह है क्या? तो नातुना द्वीप समूह की यात्रा के दौरान इंडोनेशियाई जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस क्षेत्र में अपने अधिकार और इंडोनेशिया की संप्रभुता की बात को दोहराया था। अगर आपसे पूछा जाए नातुना द्वीप समूह कहां है तो इंडोनेशिया में है। तो इस दौरान हुआ क्या? देखिए, इस दौरान इंडोनेशिया की वायुसेना और नौसेना ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के माध्यम से चीन को कड़ा संदेश देने का प्रयास भी किया। स्थानीय लोगों के अनुसार जो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति रहे हैं उनके दौरे के अगले ही दिन चीनी मछुआरे और चीनी तटरक्षक पुनः क्षेत्र में वापस आ गए और वहां ये कई दिनों तक रहे। हालांकि जो इंडोनेशिया के मत्स्य मंत्री हैं, मतलब जो फिशरीज मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडोनेशिया की समुद्री सीमा में किसी भी प्रकार के चीनी हस्तक्षेप से इनकार किया। अब ये दक्षिण चीन सागर और इन डैश लाइन विवाद क्या है जिसपे जो प्रॉब्लम का विषय है। देखिए, एक अनुमान के अनुसार विश्व के कुल समुद्री व्यापार का करीब 30% दक्षिणी चीन से होकर गुजरता है। 2017 की बात है। इन समुद्री मार्ग से प्रतिवर्ष होने वाला व्यापार की कीमत करीब 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बताई गई। मलक्का जो जल संधि है उससे होते हुए यह क्षेत्र जो है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला सबसे संक्षिप्त मार्ग प्रदान करता है। मलक्का जल संधि आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी चीन सागर को समुद्री जैव विविधता के साथ ही खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार के रूप में भी देखा जाता है। अब बात करेंगे 1949 की। वर्ष है 1949, उससे ही चीन
9 लाइन चीन के मानचित्र पर चीन द्वारा खींची गई 9 आभासी रेखाएं। इनके माध्यम से दक्षिणी चीन सागर के अधिकांश भाग लगभग 80% के आसपास मान लेते हैं अपने अधिकार का दावा करते हैं। अब इस पर वैश्विक प्रतिक्रियाएं क्या हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंडोनेशिया के अलावा क्षेत्र के अन्य देश जैसे वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, फिलीपींस हो गया आदि ने दक्षिणी चीन सागर में चीन के जो आक्रामक हस्तक्षेप है उसका कहीं ना कहीं विरोध भी किया है। और 2013 में फिलीपींस ने अपने समुद्री क्षेत्र में चीन के हस्तक्षेप को संयुक्त राष्ट्र समुद्री जो कानून संधि है 1982 वाली उसके तहत स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में चुनौती भी दी। लेकिन पीसीए ने जुलाई 2016 के अपने फैसले में दक्षिणी चीन सागर में चीन के हस्तक्षेप को गलत बता दिया। अब ये पीसीए क्या है? जो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय एक अंतर सरकारी संगठन बोल सकते हैं और इसकी स्थापना प्रथम हेग शांति सम्मेलन के दौरान करीब 1899 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्रों के बीच विवादों के निपटारों के लिए मध्यस्थता और जो अन्य सेवाएं हैं वो प्रदान करना है। वर्तमान में विश्व के करीब 122 देश इस संस्था से जुड़े हुए हैं और फिलहाल भारत जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे दृष्टिकोण से, तो भारतवर्ष 1950 में इस संस्था में शामिल हुआ था। इसका मुख्यालय जो है हेग नीदरलैंड में है। जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में कितने टोटल कंट्रीज हैं? 122 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग नीदरलैंड में स्थित है। ये आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत पर इसका क्या प्रभाव है उसके बारे में बात करें। देखिए हालांकि तो भारत जो है अन्य देशों के मामले में हस्तक्षेप ना करने की नीति का समर्थन करता है, लेकिन दक्षिणी चीन जो सागर क्षेत्र है उसमें चीन की कार्यवाही का प्रभाव भारत के व्यापारिक और सामरिक हितों पर भी पड़ता रहता है या फिर पड़ सकता है। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी एक्ट जो है ईस्ट नीति, इसके तहत पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास तेज किया है और इस पहल के तहत भारत ने क्षेत्र के कई देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर एक विशेष ध्यान भी दिया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो वियतनाम ने दक्षिणी चीन सागर के अपने अधिकार क्षेत्र में भारत को करीब 7 तेल ब्लॉक ऑयल ब्लॉक देने का प्रस्ताव किया था और इसके अतिरिक्त भारत ने ब्रुनेई के साथ भी ऊर्जा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब इसमें आगे का सिनेरियो क्या है? देखिए दक्षिणी चीन सागर में चीन की जो आक्रामक सैन्य गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन और आसियान जैसे मंचों पर सामूहिक वैश्विक प्रयासों में वृद्धि की जानी चाहिए। दक्षिणी चीन सागर में चीनी मछुआरों द्वारा प्राकृतिक संपदा का अनियंत्रित दोहन और चीन सरकार द्वारा कृत्रिम द्वीपों के निर्माण आदि से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भारी क्षति हो रही है। तो ऐसे मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय या फिर वैश्विक मंचों पर उठाया जाना चाहिए। क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भारत को क्वाड जैसे बहुराष्ट्रीय समूहों के माध्यम से निरंतर संयुक्त जो नौसैनिक अभ्यास है उसका आयोजन करना चाहिए। तो ये रहा आपका जो इंडोनेशिया वाला सिनेरियो था। तो कौन से टॉपिक में आपका ये पूछा जा सकता है मैंने बता दिया है। जीएस के पार्ट 2 में पूछा जा सकता है। मेंस में आपको क्या लिखना है ये समझ में आ गया होगा। प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी में क्या क्या अपडेट हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा नेक्सस जीएस का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे डेली क्विज के माध्यम से आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और प्रीलिम्स में जो भी चीजें पूछी जा सकती हैं वो आपको कराई जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो आप शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगा है तो। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।